गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, होमवर्क को, और उसके बाद जो हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। तो मैंने जो है आप सभी को मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है वो मैंने कवर करवा दिया जाता है, कवर करवा दिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग आधुनिक पीरियोडिक टेबल करने वाले हैं, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जिसको बोला जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है आपका मॉडर्न, ओके, पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं होमवर्क जो कि मैंने आपको दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है होमवर्क करके लाए होंगे, होमवर्क किए होंगे और या फिर करने का कोशिश किए होंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग होमवर्क की तरफ, जिसको कि हम लोग को डिस्कस करना है अभी यहाँ पे। बाकी बात जो है इसके बाद हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग इसकी होमवर्क की, तो आपका होमवर्क का पहला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी का उपयोग कर आपको क्या बताना है, मतलब आपको फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है आपको, फार्मूला बनाना है, ठीक है। किसका फार्मूला बनाना है आपको, ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोटेशियम है, तो आपको पोटेशियम ऑक्साइड का बनाना है। कार्बन मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड का बनाना है, ठीक है। मतलब ये किस तरह का बनाता है वो बनाना है आपको। और उसके बाद फिर आपको क्या बनाना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बनाना है। उसके बाद फिर आपका सिलिकॉन ऑक्साइड का और आपका बेरियम ऑक्साइड का, ठीक है। मैं इसमें डाई और मोनो ट्राई ये सब नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ ऑक्साइड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये डाई ट्राई ये सब तो बाद में लगेगा उसके इलेक्ट्रॉन के अनुसार। यहाँ पे मैं आपको मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है उसके अनुसार बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मेंडलीफ का आवर्त सारणी की ओर देखते हैं कि उसमें जो है उन्होंने क्या किए थे, ठीक है, कैसे बताए थे फॉर्मूला को निकालना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसको एक बार। चलिए, तो ये देखिए आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी है। इसमें आप जो है ध्यान से देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या देखना है आपको, फर्स्ट ग्रुप को देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो कि स्तंभ के रूप में होते हैं, यानी वर्टिकल जो होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। देख लीजिए यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, टोटल 8 ग्रुप हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, और चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड देखने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले किसके अनुसार बनाना है, मेंडलीफ के। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ ने किया था क्या, सबसे पहले यहाँ पे जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिसका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले उन्होंने उसको रखा। फिर उसके बाद जिसके आउटर सेल में यानी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको रखा। फिर उसी तरह जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिया। फिर उसी तरह जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लिया, ठीक है। उसी तरह फिर बाह्यतम कक्षा में यहाँ पे अब देखिए 5 नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर जो है नेगेटिव में चला जाए। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, उन्होंने फिर क्या कर दिया, फिर जिसके बाह्यतम कक्षा में, यानी कि होते तो उतना आउटर मोस्ट में मतलब होंगे कितना, 5 होंगे, लेकिन इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगी, यानी फिर जो है घटने लगेगी, ठीक है। फिर उसके बाद उसी तरह जिसके आउटर मोस्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6, उसके बाद 7, और फिर इसके बाद फिर लास्ट वाला जो है आपका ये पूरा का पूरा फुल है, ठीक है। फुल करने का मतलब है यहाँ पे जो है इसमें मतलब ये आपका ये जो ग्रुप है ये आपका
ये क्या कि यहाँ पे एक्चुअली इनर्ट गैस वाला होना चाहिए, लेकिन ये इनर्ट गैस इन्होंने नहीं रखा, तो यहाँ पे क्या रख दिया, ट्रांजिशन मेटल को रख दिया। ठीक है, जो कि इसी के चलते इसका जो है पीरियोडिक टेबल गलत भी हुआ था, मैंने आपको बताया था, इनर्ट गैस वाला इन्होंने नहीं लिया था। तो चलिए अब हम लोग इसी को देखने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 लिया। अच्छा एक बात बताइए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बनते कैसे हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लीजिए। जैसे फॉर एज एग्जांपल आप मान लीजिए किसी के पास कितना बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है तो वो क्या करेंगे, वो अपना अष्टक बनाना चाहेंगे। वो क्या करेंगे, बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन हमसे कोई ले लो, ठीक है, जिससे कि हम क्या हो जाएंगे, अष्टक अपना पूरा कर लेंगे। अगर 2 रहेंगे तो भी वही बोलेंगे कि ले लो, 3 रहेंगे तो भी बोलेंगे ले लो। ठीक है, यानी कि वो कब तक करेंगे, 4। जब 4 आ जाएंगे, जब 4 आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि हमको क्या, इलेक्ट्रॉन दे दो। तब वो नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एनर्जी का लॉस होता है। तो इस वजह से वो नहीं चाहेंगे कि मतलब एनर्जी लॉस हो, और वो क्या होगा उसमें, वो बोलेंगे कि नहीं हमको मतलब हमको इलेक्ट्रॉन और दे दो, जिससे कि हम पूरा हो जाएंगे। सभी को क्या करना होता है, अपना अष्टक पूरा होता है, सभी निष्क्रिय गैस के अनुसार अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, फिलहाल हम लोग को अभी वो चीज़ नहीं समझना है। फिलहाल हम लोग को समझना है कि अभी मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार, ठीक है, किस तरह से ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसका ऑक्साइड का निर्माण हमको समझना है। मैंने आपको 4 का बता दिया, फिर 5 वाला में क्या होगा, जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बोलेंगे क्या, हमको क्या, तब फिर वो मतलब देने का काम छोड़ देंगे, सिर्फ वो लेने का काम करेंगे। जब आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो बोलेंगे हमको 3 इलेक्ट्रॉन और दे दो, 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। 6 रहेगा तो वो बोलेगा नहीं हमको भी दे दो, मेरा भी पूरा हो जाएगा। 7 रहेगा तो वो भी बोलेगा हमको दे दो, मेरा पूरा हो जाएगा। इस तरह से सभी क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, सभी का बाह्यतम कक्षा में क्या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अष्टक पूरा हो जाता है उसका। ठीक है, ओके, सभी अपना अष्टक नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे न्यूलैंडस का अष्टक नियम नहीं है, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन का अष्टक नियम है। तो ये जो है हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया जिससे कि आपको जब मैं ऑक्साइड बनाऊंगा तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड को बनाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहला आप जो है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ये ऑक्साइड बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आर के जगह पे आप एलिमेंट, आर के जगह पे क्या रखा, एलिमेंट रखा, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये ओ लिया। ठीक है, ओ लिया, लेकिन इसके साथ क्या किया हुआ है, यहाँ देखिए आर के साथ 2 लगाया हुआ है, आर के साथ 2 लगाया हुआ है, जिससे कि ये अष्टक पूरा कर सके। क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होता है। ये क्या बोलते हैं कि हमसे जो है ना, क्या करो, ये क्या बोलते हैं, हमको क्या करो, एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमको और क्या करो, दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करते हैं। ठीक है, ये त्यागते नहीं हैं। चलिए, तो यहाँ पे वही काम है इसका जो है, इसीलिए जो है यहाँ पे R2 लिया, O लिया। इसमें देखिए आपको RO है, उसी तरह इसमें जो है किया हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ये आपको दिखा दिया गया है, यहीं से आपका फॉर्मूला बनता है। इसको आप जो है डिटेल में समझने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालिएगा तो हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे जो है आपको बता रहा हूँ, इसका फिर भी आंसर बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि नहीं बताया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप, पहले क्या है आपका के है, तो के, और उसके बाद क्या है आपका ओ। तो मैंने जो है एक टॉपिक जो है संडे को स्पेशल सेशन में लिया हुआ है, आप संडे स्पेशल सेशन सर्च कीजिएगा। ठीक है, और लिख दीजिएगा इन्फिनिटी स्टडी, आ जाएगा। तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि पोटेशियम का जो होता है वो क्या होता है, +1, और ऑक्सीजन का -2। ये यौगिक किस तरह से बनाते हैं, ये इस तरह से, इसका इधर, इसका इधर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा K2 और O, क्योंकि यहाँ पे कितना 1 है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। 1 को लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है, इस पे कितना 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है,
चलिए, तो इस तरह से बनता है आपका यौगिक। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कार्बन। तो कार्बन का क्या होता है, कार्बन का तो 4 होता है, लेकिन ये किस तरह से बनाएंगे, ये हमको बनाना किसके अनुसार है, बनाना हमको आपका ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी के अनुसार बनाना है। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कार्बन का स्थान कहाँ पे, कार्बन का स्थान है आपका दूसरा में, ठीक है, दूसरा आवर्त वाला में। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी के यानी CO2, ठीक है, यानी कार्बन का क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना, 4 होता है, ओके। और कार्बन का जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होगा, यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ आपको करके ही, ओके। देखिए, कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपका 4, सिंपल सा 4 ले लीजिए, +4 -4 कुछ भी, आप +4 लेके चलिए, ठीक है, +4। उसके बाद फिर आपका ऑक्सीजन का 2, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आएगा और ये यहाँ आएगा। अब आप देखिए, दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सीधा सिंपल सा आप ले लीजिए, कार्बन का 4 हो गया, तो ये आपका इसके पास आ जाएगा O2, ठीक है। कार्बन का अकेले का प्लस में 4 है, तो ये यहाँ पे आ गया C का, मतलब यहाँ पे इसके साथ गुना हो जाएगा ये, यानी कितना हो जाएगा CO2, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए हमको कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये बराबर हो गया, क्योंकि देखिए इसका +4 और इसका जो हो गया कितना, -4, यानी इसका -2 एक ऑक्सीजन का और 2 ऑक्सीजन का आपका -4, ये इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर आपका कौन सा है, ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको लास्ट वाला सिर्फ लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। पूरा अगर आप नोट्स बनाने के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर उसी तरह आपका क्या है, एल्युमिनियम का है। चलिए, तो एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, और इसका कितना, +3, इसका +3, और ऑक्सीजन का -2। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है आप क्या करेंगे, इसका ले लीजिए Al2O3, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर, यहाँ वाला यहाँ लिख दीजिए, यहाँ वाला यहाँ लिख दीजिए, हो गया, ये बन गया। उसके बाद फिर उसी तरह आपका क्या है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन में कितना है, 4 है, तो इसका आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो है फॉर्मूला जिस तरह से बनाए थे उस तरह से बनेगा। चलिए देखिए, इसको सिलिकॉन का भी क्या होता है, +4 होता है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, इस तरह से संयोग करेगा, यानी इसका क्या बनेगा, SiO2, ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद फिर आपका क्या है, बेरियम है। चलिए, बेरियम का क्या होता है, बेरियम का आपका +2 होता है, तो ये बनेगा आपका Ba, ऊपर दे दीजिए +2, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का -2, तो ये बन जाएगा आपका BaO, ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। चलिए, तो ये इसी तरह से आपको जो है, अगर यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ के मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार बनाना है। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी कहाँ पे, मेंडलीफ का आवर्त सारणी ये है, ध्यान दीजिए, ये आधुनिक आवर्त सारणी नहीं है, ठीक है। ये जो आपको आवर्त सारणी दिख रहा है, ये आधुनिक आवर्त सारणी नहीं है, ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, ठीक है। आवर्त सारणी 2 हैं, एक आपका क्या है, एक है आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी, और दूसरा आपका मॉडर्न यानी मॉशले, जिसको कौन बनाया, हेनरी मॉशले बनाया, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये आपका मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 4 वाला जो है वो किस में आ रहा है, ठीक है। तो 4 वाला आपको किस में आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए कार्बन है, यहाँ पे सिलिकॉन है ना। तो इसमें आपका कितना, 4 है, ये देखिए, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इसी तरह से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, एक वाला पोटेशियम वाला, तो पोटेशियम देखिए यहाँ है आपका,
इसका कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो, ठीक है। वैसे मतलब इसको जो है आप इसी के अकॉर्डिंग जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका कह रहा है यहाँ पे, ये मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मतलब इस तरह से किया, ठीक है। आप इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम का कितना, 1, ऊपर में +1 लिया था ना मैंने। उसी तरह यहाँ पे कार्बन का कितना, 4, तो ये देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो मैंने 4 लिया था +4। और उसी तरह आपका फिर कितना है इसमें, आपका क्या था, एक बेरियम था। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए, ये आपका बेरियम है, ये कितना है आपका बेरियम जो है आपका, ये आपका दूसरा ग्रुप में है, ठीक है। तो पहला दूसरा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वाला होगा, ठीक है। उसी तरह से और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो ये जो है आपका क्लियर हो गया, ठीक है, कि किस तरह से मैंने +2 +3 किस तरह से लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैलियम के अतिरिक्त अन्य कौन से 2 तत्व का पता चला था किसके, मेंडलीफ का आवर्त सारणी में। उन्होंने क्या किए थे, कुछ खाली स्थान छोड़े थे। तो वो जो कुछ खाली स्थान थे, तो मैंने बताया था आपको कि 3 तत्व उन्होंने फाइंड किए थे। कौन कौन सा, एक तो एक्रेडियम था, ठीक है। दूसरा आपका कौन था, गैलियम था, और तीसरा जर्मेनियम। तो यहाँ पे आपको गैलियम दिया हुआ है, तो 2 तत्व आपका क्या हो जाएगा, एक आप लिख लीजिए एक्रेडियम और दूसरा जर्मेनियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो मैंने बताया था कि वो मेंडलीफ जो थे वो कौन सा मापदंड अपनाए थे, तो उन्होंने किसको, परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, क्या अपनाए थे, उन्होंने एटॉमिक मास रूल अपनाए थे। और इसके साथ साथ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी उन्होंने तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, यानी आप लिखेंगे यहाँ पे, मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी तैयार करने के लिए, एटॉमिक मास के साथ साथ तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण को अपनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। तो उत्कृष्ट गैस की बात करें तो उत्कृष्ट गैस जो होते हैं उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मतलब वो जो है कम, क्या होते हैं, वो बहुत ही कम, ये अत्यधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। सबसे पहले ये क्रियाशील नहीं होते, यानी ये क्या होते हैं, अक्रिय। उत्कृष्ट गैस को क्या बोला जाता है, अक्रिय गैस बोलते हैं। और ये जो है किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसी वजह से इसको एक अलग समूह में रखा गया। सिंपल सा आप लिखिएगा, उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि यह किसी अन्य धातु के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर जो है क्लियर हो गया होगा। आज का, चलिए तो इसके बाद हम लोग आज का टॉपिक को देखते हैं। तो आज का टॉपिक आपका है क्या, आज का आपका टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज आपका टॉपिक क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। तो आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानने से पहले उसका जो है कौन, मतलब किसने जो है उसका आविष्कार किया, कब किया, तो उसके बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार कब हुआ था, मतलब उसको कब खोजा गया था, 1913 में, यानी 1913 में।
और इसको खोजने वाले कौन थे? तो इसको खोजने वाले थे हेनरी मोसले। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको यहाँ पे हेनरी मोसले बोलना है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको आधुनिक पीरियोडिक टेबल। और ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया? क्योंकि वो जो क्या मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। उसमें हाइड्रोजन का जगह जो है वो मतलब ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पा रहा था। कुछ एलिमेंट थे तो वो भी मतलब सही तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि आपको मैंने एक कोबाल्ट और निकेल का बताया था। तो चलिए, तो इसी तरह से जो है मतलब इसी वजह से वो क्या हो गया, उसका फेलियर मैंने आपको बताया हुआ है। तो उसके बारे में फिर मतलब और ज़्यादा बता के जो है क्लास ज़्यादा लंबा करने का फिर क्या मतलब। तो यहाँ पे चलिए, हेनरी मोसले इसका जो है आविष्कारक थे। और इसके बारे में यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाता है आपसे कि यह जो है किस चीज़ पर आधारित है। तो यह जो है आपका यह एटॉमिक नंबर, ये आपका एटॉमिक नंबर, यानी कि ये जो है आपका परमाणु संख्या पर आधारित है। मैंने जो आपको दो टेबल बताए थे, यानी मोसले का, न्यूलैंडस का, तो वो सारे के सारे क्या थे, वो आपका एटॉमिक मास पर थे। वो किस चीज़ पे थे? एटॉमिक मास पे, जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो यानी वो परमाणु द्रव्यमान पे निर्भर करता था। और ये जो है आपका पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर पर निर्भर करेगा, यानी परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया। ठीक है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया गया। इसके अलावा आपका यहाँ पे और कुछ नहीं है। चलिए, इसके बाद फिर आपका हाँ, इसमें एक चीज़ और जानना आपको ज़रूरी है कि इसमें कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं। तो चलिए, इसका मैं आपको फिगर दिखा के उसके बाद जो है बताता हूँ। ठीक है, चलिए, ये आपका कौन सा है? ये जो है आपका, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसमें आप जो है, इसमें देखिए, इसमें जो नंबरिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये टोटल कहाँ तक है? ये आपका 18 तक है। ठीक है, तो 18 तक जो दिख रहा है आपको, तो यानी ये पूरा का पूरा क्या है, एक वर्टिकल ये हो गया, पूरा का पूरा वर्टिकल दिख रहा है। यानी एक नंबर में पूरा ये हो गया, 2 नंबर पूरा ये हो गया, 3 नंबर में ये, 4 नंबर ये, 5 ये। ठीक है, यानी इसी तरह से पूरा का पूरा कितना, 18 है। ठीक है, यानी 18 वर्टिकल कॉलम है। तो वर्टिकल कॉलम कहने का मतलब है उदग्र स्तंभ, यानी जितने भी उदग्र स्तंभ हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्रुप। उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप, यानी कि उसको बोला जाता है आपको समूह। हिंदी में इसको समूह बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रुप। यानी अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितनी है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18, यानी कि 18। ठीक है, उसी तरह से आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि आवर्त, आवर्त किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये समझिए। तो आवर्त जो आपको जितना हॉरिजेंटल लाइन दिख रहा है, देखिए इस तरह से 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, पूरा का पूरा जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, और ये 7। ठीक है, चलिए, तो ये आपको जो 7 दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये आवर्त है। इसको क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपको मैंने बताया हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं, और हिंदी में इसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन दिखाया इसको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। और इसकी अगर गिनती करें तो ये कितना है टोटल? ये आपका 1 से लेके, ये देखिए यहाँ पे 1, ठीक है, 2,
ठीक है, यानी टोटल कितना है 7 तक है। तो ये आपका टोटल कितना 7 हॉरिजेंटल लाइन है, इस तरह का 7 है। ठीक है, तो आवर्त की संख्या कितनी हो गई 7। तो यहाँ पे आपको अब अच्छा से याद रखना है आपको कि यहाँ पे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप यानी 18 समूह और 7 आवर्त यानी कि 7 पीरियड हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने पीरियड हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आप एक चीज़ इसमें और समझिए। तो इसमें जो आपको यहाँ पे इसमें आपको ये लाइन दिख रहा है, जस्ट ए मिनट, चलिए यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रहा है, आपको ये देखिए, ओके। ये जो आपको पिंक कलर का जितना भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, उपधातु हैं। क्या है ये, उपधातु। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, उपधातु हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहला जो है, ये हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी क्या है, बाकी आपका मेटल है। हाइड्रोजन को छोड़ के क्या है, बाकी का पूरा ये धातु है, यानी कि मेटल है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका दूसरा जो है, अच्छा इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, अल्कली मेटल। तो वो आपका इतना अभी जो है इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। और ये जो आपका है, ये आपका नेचुरली तरीके से पाए जाने वाला मेटल है, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु। ये क्या है, प्राकृतिक धातु। ठीक है, इतना आप याद रखिए। बाकी ये जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संक्रमण धातु। संक्रमण धातु। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अच्छा इसका इंग्लिश देख लीजिए आप लोग, इसको बोला जाता है इंग्लिश में, इस लाइन को बोलते हैं एल्कली मेटल और इसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, जो मैंने प्राकृतिक धातु लिखे हैं उसको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। ये आपका ट्रांजिशन मेटल हो गया, यहाँ तक का, कितना तक का, ये आपका यहाँ तक। ठीक है, ओके। और जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, वो सारा का सारा क्या हो गया, उपधातु बोलते हैं इसको, या अर्ध धातु बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी ये जो मैंने आपका ब्लू लाइन दिखाया है, ये जो मैंने आपको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा इसके इस साइड, इसके किस साइड, इसके राइट साइड, इसके दाहिनी ओर जितनी भी आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे नन मेटल हैं, यानी कि अधातु। ये नन मेटल यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अधातु। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं, अधातु हैं। ठीक है, यानी इस पार वाले जितने भी हैं, देखिए पिंक कलर का इधर साइड जो है पूरा का पूरा क्या है, पिंक कलर जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके इधर साइड वाला जो है वो पूरा का पूरा आपका मेटल, और पिंक कलर के इस साइड वाला जो है वो नन मेटल यानी अधातु, और जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है आपको वो अर्ध धातु या उपधातु उसको बोला जाता है। इसको अर्ध धातु या उपधातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें धातुई गुण और अधातुई गुण यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी और नन मेटेलिक प्रॉपर्टी दोनों पाए जाते हैं। इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड नन मेटेलिक प्रॉपर्टी
बोथ आर प्रेजेंट इन, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्ध धातु या उपधातु बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे और चलिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि कोई भी धातु होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, शेल पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें कम से कम आपका एक शेल होते हैं। तो शेल का फॉर्मूला जो होता है वो आपको देखना है। यहाँ पे शेल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2n², ये सेल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होते हैं, 4 तरह के सेल होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, KLMN, कक्षा या कोष बोला जाता है। कोष की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, KLMN, 4 होते हैं। ठीक है, इसमें से इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। 2n² कहने का मतलब यहाँ पे चलिए इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे 2n² मैंने इसलिए लिया, इसलिए नहीं, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। तो 2n² का मतलब यहाँ पे क्या है, 2n के जगह पे आपको 1 2 3 4 रखना है। तो जैसे कि मैंने k में क्या रखना है, 1 रखना है। तो जैसे मैंने ये 1 रखा, तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 × 1 बराबर 2। उसी तरह आपका L में ले लीजिए, तो L में क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो बराबर में 8। उसी तरह आप जो है क्या लीजिएगा, L के बाद M में 2 × 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 18। फिर उसी तरह आपको N का लेना है, N का हो जाएगा आपका 2 × 4 का स्क्वायर बराबर में 2 × 16 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो है याद रखा जाता है 2 8 18 32। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है, ये 4 कोष होते हैं। ठीक है, इसी तरह से किस तरह से आया है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी आउटर सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी के अनुसार से जो है आउटर सेल में मतलब हम लोग देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या है, नहीं है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। चलिए, तो अब आपको जो है सेल समझ में आ गया होगा। यानी वैलेंसी जो होता है वो आपका किस पर निर्भर करता है, वो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, संयोजकता के बात करें तो अब आपको संयोजकता समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है, ये परमाणु संख्या पे निर्भर नहीं करता है, ये आपका किस पे निर्भर करता है, ये इनके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, अब हम लोग जो है एक बात और, यहाँ पे जितने भी एटम हैं, जितने भी परमाणु हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो आकार होता ही होगा, यानी साइज तो होता ही होगा। तो उसके साइज के बारे में हम लोग जो है कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि हम लोग जो है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर मान लीजिए, चलिए लेफ़्ट है और इधर राइट है। ठीक है, तो हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर जाएंगे तो परमाणु संख्या घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसको जो है याद करने का ट्रिक भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसको जो है किस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। इतना ज़्यादा मतलब है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी
मतलब रिमेंबर ही नहीं किया जा सकता। इसको याद करने का ट्रिक है, तो आप जो है उसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप आसानी से नंबर जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को जो है क्लास समझ में आ रहा होगा। ओके, तो और सभी जो है एक दूसरे को शेयर भी कर रहे होंगे। ओके, तो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए और इसी तरह से जो है डेली क्लास कीजिए, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सको। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।